बैक टाइट्रेशन के बाद एक और टर्म होता है टाइट्रेशन में विच इज कॉल्ड डबल टाइट्रेशन। अब ये डबल टाइट्रेशन भी एक नज़र से देखा जाए तो थोड़ा लगता है बैक टाइट्रेशन की तरह ही, है ना। क्यों बैक टाइट्रेशन की तरह लग रहा है अभी हम बताएंगे आपको, लेकिन ये बिल्कुल अलग है डबल टाइट्रेशन। तो पहले डबल टाइट्रेशन के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए कि ये जो डबल टाइट्रेशन होता है बच्चों, इसमें एक से ज्यादा इंडिकेटर का यूज होता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे, जैसे बैक टाइट्रेशन किए ये थोड़ा सा अलग है। तो मोर देन वन indicators are used in double titration. अब वो जो बैक टाइट्रेशन था वो तो एक तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट था, है ना, कि हमारा एक टाइट्रेशन गड़बड़ा गया तो चलिए भाई उसको ठीक करने के लिए काम कर लिए। लेकिन ये क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं है, ये एक जेन्युइन डबल टाइट्रेशन है। इसमें मल्टीपल टाइट्रेशन होते हैं। तो क्यों होते हैं देखो। दूसरा इसके बारे में एक ये बात हमें याद रखनी होगी कि इट इज यूज्ड, या ऐसे ना लिख के ऐसे लिखें, इट इज यूज्ड when the unknown solution contains multiple थोड़ा गलत लिख गया मुझसे, contains multiple substances। जैसे कहा जाए कि अननोन सॉल्यूशन में 2 बेस पड़े हुए हैं या 2 एसिड पड़े हुए हैं, और फिर पूछा जाए अब आप इस अननोन सॉल्यूशन का परसेंटेज कंपोजिशन बताइए, है ना। सो इट इज यूज्ड व्हेन द अननोन सॉल्यूशन कंटेन्स मल्टीपल सब्सटेंसेस एंड परसेंटेज कंपोजिशन is to be found. Percentage composition is to be found. जब वो अननोन सॉल्यूशन में मल्टीपल सब्सटेंसेस हो और उसमें हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताना हो तब हम इस डबल टाइट्रेशन का प्रयोग करते हैं। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं हम क्या है एक्चुअल डबल टाइट्रेशन। जैसे एक कंटेनर ले लिए। अब ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि टाइट्रेशन में भी जो अननोन है या जो नोन है, स्टैंडर्ड है या जो इंडिकेटर है, वो भी सब स्टैंडर्ड होते हैं बच्चों, है ना। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी आए बाएं दाएं पटांग पूछ लेंगे तब भी आप जितनी जानकारी रखते हैं उससे आप कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से, गंभीरता से, सही से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में जो सॉल्यूशन है वो बेसिक सॉल्यूशन है ना। सो से दिस इज अननोन बेसिक सॉल्यूशन, दिस इज अननोन बेसिक सॉल्यूशन। और ये जो अननोन बेसिक सॉल्यूशन है इसके अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें तो देखो क्या क्या है। इस अननोन बेसिक सॉल्यूशन में से नीचे लिखते हैं तो ज्यादा ठीक नजर आएगा। इस अननोन बेसिक सॉल्यूशन में पहला तो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा बेस है सोडियम कार्बोनेट और तीसरा बेस है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दिस इज द फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट, this is the second and this is the third. All these three are bases, है ना। तीनों ही कैसे हैं, बेस हैं। अब ये पूछा गया
कि भाई ऐसा टाइट्रेशन करो कि इन तीनों का हमें परसेंटेज कंपोजिशन बताओ, इस कंटेनर में क्या है। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि भाई चूंकि ये बेस है तो डालना क्या है इसमें, एसिड। तो मान लेते हैं कि इसमें हमने स्टैंडर्ड HCl सॉल्यूशन को मिला दिया, स्टैंडर्ड HCl सॉल्यूशन को मिला दिया। अच्छा, तो देखो होगा क्या, ये HCl बहुत मजबूत एसिड है, तो जैसे इस कंटेनर में आएगा तो इसके साथ जो सबसे क्विक रिएक्शन होगी वो होगी, क्योंकि ये तीनों के तीनों कैसे हैं, ये तीनों के तीनों बेस हैं, तो जो सबसे तगड़ा बेस होगा वो सबसे जल्दी रिएक्ट कर लेगा, बहुत फास्ट हो जाएगा, सबसे जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा नंबर आएगा जो दूसरे नंबर का बेस है, फिर जो तीसरे नंबर का बेस है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी इस स्टैंडर्ड HCl सॉल्यूशन से, यानी कि सबसे पहले HCl को जो कंज्यूम करेगा दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, देन द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट, देन द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। अब ये जो इनका बेसिक स्ट्रेंथ होता है, मैं यहां बगल में लिख देता हूं कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है, चलो ग्रीन से ही लिखते हैं क्योंकि नीचे ग्रीन से लिखा हुआ है, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बच्चों पहले का हाईएस्ट होगा, फिर Na2CO3 और फिर तीसरा NaSCO3। ये Na2CO3 दरअसल कार्बोनेट आयन को रिप्रेजेंट करता है और ये बाइकार्बोनेट आयन को रिप्रेजेंट करता है SCO3-। तो बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होती है NaOH की, फिर Na2CO3 और फिर NaSCO3। अच्छा, तो इसमें थोड़ा सा एक लाइन ये लिख लेना चाहिए कि स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन first of all reacts with strongest base, then with second strongest base, and so on। हो सकता दो ही हो तो और बढ़िया, हो सकता है चार भी हो सकते हैं, तो इसी तरह से ये काम चलते रहेगा एंड सो ऑन। अब यहां पे देखिए खतरा क्या है, जो मेन बात समझने की है वो क्या है। देखिए मेन बात समझने की क्या है, चूंकि ये बेसिक सॉल्यूशन है तो आप इसमें जो इंडिकेटर रखेंगे नेचुरली वो भी बेसिक इंडिकेटर ही रखेंगे। तो आइदर आप MEOH रख सकते हैं, मेथिल ऑरेंज, और या फिर आप क्या कर सकते हैं pH- रख सकते हैं, यानी फेनोप्थलीन का बेसिक फॉर्म pH-। तो जब आप मेथिल ऑरेंज रखेंगे या pH- रखेंगे तो देखेंगे कि इस सॉल्यूशन में 4 बेस हैं कुल, 3 तो एक्चुअल जो दिए हुए हैं और वो एक इंडिकेटर भी बेस ही रहेगा। तो अगर ऐसा कहीं हो गया कि वो इंडिकेटर, चूंकि अब इंडिकेटर भी तो एसिड बेस ही होते हैं, वीक होते हैं, अब जैसे SCO3- ये भी एक वीक ही बेस है, तो जो pH- होगा वो pH- इससे भी ज्यादा, इससे थोड़ा सा स्ट्रांग बेस होता है। तो होगा क्या कि उस सॉल्यूशन में जब HCl मिलाओगे तो NaOH से रिएक्ट करेगा, फिर भी ये बेस रहेंगे, फिर Na2CO3 से रिएक्ट कर देगा, लेकिन जब फिर वो NaSCO3 से रिएक्ट करने वाला होगा कि उससे पहले क्या होगा कि वो pH- उस एसिडिक सॉल्यूशन से रिएक्ट करके HPH बना लेगा, अपना रंग बदल देगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि टाइट्रेशन समाप्त हो गया है, लेकिन टाइट्रेशन समाप्त हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये अभी जो NaSCO3 था वो तो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। देखो करते हैं कैसे होगा ये, देखो। अब इस क्वेश्चन में एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात हमें लिखनी चाहिए कि अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो pH- का बेसिक स्ट्रेंथ SCO3- से ज्यादा होता है।
लेकिन MeOH का बेसिक स्ट्रेंथ SCO3 माइनस से कम होता है ना। pH माइनस हो गया फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर जब वो बेसिक फॉर्म में है। फिनोल्फ्थलीन, ये ऐसे लिख लेंगे HPH इन बेसिक मीडियम। और ये तो मेथिल ऑरेंज है ही, ये तो बेसिक होता ही है। तो जब जैसा अननोन सॉल्यूशन होगा उसमें उसी नेचर का तो इंडिकेटर रखना पड़ता है, नहीं तो वो रिएक्ट कर जाएगा उसी के साथ और रंग बदल देगा, है ना। ठीक है, नाउ लेट अस हैव द क्वेश्चन। कैसे करते हैं क्वेश्चन, समझिए। तो इसी क्वेश्चन को जरा ट्राई करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं। अभी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, इससे हम क्या करेंगे कि कंसेप्चुअल बात क्लियर हो जाएगी, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ भी आसानी से कर सकते हैं। तो अब हमसे ये पूछा गया कि वो जो 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं उनका बताना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होगा, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन HCl का ले लिए। ठीक, तो देखो इसमें केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होंगी। ये एक बात और कर लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम लोग 2 तरह से करते हैं। तो पहले मैं मेथड 1 लिखता हूं। पहले हम लोग लिखते हैं मेथड 1। हाउ टू सॉल्व मेथड 1 देखो। अब इसका सॉल्यूशन, इस तरह का क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो आप 2 स्टेप में करेंगे। पहला स्टेप, मेथड 1 का पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में क्या होगा कि आपने क्या किया कि pH माइनस इंडिकेटर को यूज किया। pH माइनस इंडिकेटर इज यूज्ड इन अननोन सॉल्यूशन। गौर से देखेंगे, इन अननोन सॉल्यूशन। अच्छा, तो रिएक्शंस क्या क्या हुई? रिएक्शन हुई, वो जो आपने स्टैंडर्ड HCl सॉल्यूशन मिलाया वो सबसे पहले तो इस बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सबसे तेजी से ये रिएक्शन होगी और हमारे हाथ में आ जाएगा NaCl और वाटर। ये पहली रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन क्या होगी? अब वो HCl इस Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेगा। तो अगर पूरा सॉल्ट और वाटर देखें तो डायरेक्ट नहीं बनता है। इसका बच्चों n फैक्टर 2 है। ये सॉल्ट है ना, इसको सॉल्ट की तरह भी कह सकते हैं, तो इसका n फैक्टर 2 है। तो 2 हिस्सों में ये रिएक्शन होती है। तो पहले क्या बनेगा? पहले बनेगा NaHCO3, मतलब एक Na हट जाएगा और NaCl मिल जाएगा। अब जरा गौर से देखो, आपने जैसे ही HCl मिलाया NaOH का काम तमाम हो गया। Na2CO3 NaHCO3 में कन्वर्ट हो गया और एक NaHCO3 पहले से ही सॉल्यूशन में मौजूद था और एक NaHCO3 इस रिएक्शन के चलते मिल गया। बात समझ आ रही है? एक NaHCO3 इस रिएक्शन के चलते मिल गया और एक NaHCO3 पहले से ही सॉल्यूशन में था। अच्छा, तो हुआ क्या? अब जब फिर और HCl आप मिलाएंगे तो फिर क्या होगा कि या तो ये NaHCO3 का जो SCO3 माइनस है, एक ये वाला SCO3 माइनस और एक जो पहले से प्रेजेंट है वो SCO3 माइनस, वो इस HCl के साथ, इस एसिड के साथ रिएक्ट करे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। होता क्या है कि ये जो pH माइनस है, ये चूंकि ज्यादा मजबूत बेस है, अच्छा बेस है, तो ये HCl के साथ पहले रिएक्ट कर लेता है और अपना रंग बदल देता है। और ये SCO3 माइनस जो अभी इस सेकेंड रिएक्शन से जनरेट हुआ प्लस जो पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट था, वो दोनों ही SCO3 माइनस ज्यों के त्यों पड़े रह जाएंगे, उनका न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। ठीक, तो देखो क्या होगा। अब क्या होगा कि
फर्दर, या एक काम ऐसे लिख लेते हैं कि आफ्टर सेकेंड रिएक्शन जो आपका सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में अब क्या क्या है। देखो, पहले था NaOH, अब वो कंज्यूम हो गया, अब नहीं है। पहले था Na2CO3, वो भी कंज्यूम होगा, अब नहीं है। पहले से था SCO3-, ये कौन सा था? दिस वॉज प्री एग्जिस्टिंग, सो ये अभी भी है। और एक SCO3- आया किससे? दूसरी रिएक्शन से, अब ये अभी भी है। और इसके साथ साथ एक pH- है जो कि क्या है? इंडिकेटर है। तो 2 बेस तो निपट लिए, 2 बेस अभी भी रह गए। देखा जाए तो 3 है, क्योंकि SCO3- 2 तरह का है और एक pH- है। अब जब फर्दर आप HCl मिलाओगे तो हम तो चाहेंगे कि SCO3- को न्यूट्रलाइज कर दे, झंझट खत्म। लेकिन SCO3- को न्यूट्रलाइज ना करके वो pH- को न्यूट्रलाइज करेगा, या pH- उससे रिएक्ट कर जाएगा। तो अभी ये pH- है, तो pH- ये बेसिक फॉर्म में है, तो इस इंडिकेटर का जो कलर होगा दैट इज पिंक। अब आप जैसी और HCl मिलाएंगे तो ये pH- उस HCl से रिएक्ट करके कलरलेस हो जाएगा। तो तुम समझ जाना कि अब भाई हमारे सॉल्यूशन में SCO3- पड़ा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब दी एंड हो चुका है। और इसने कलर चेंज कर दिया। इसका कलर चेंज कब होगा? वैसे होगा क्या कि जब Na2CO3 खत्म होगा, उसके बाद थोड़ा सा आप और मिलाएंगे अगर HCl, वैसे ही कलर चेंज हो जाएगा। तो वो एंड पॉइंट होगा आपको ये समझने के लिए कि अब इस सॉल्यूशन में ना ही NaOH बचा, ना ही Na2CO3 बचा, बस SCO3- ही बचा हुआ है। ठीक। सो आफ्टर सेकेंड रिएक्शन, further addition of HCl results in color change। क्यों कलर चेंज? क्योंकि अब जो तुम्हारा pH- है वो इस एसिड से ट्रीट होके बना देगा HPH। तो पहले था ये पिंक, अब ये सॉल्यूशन को कर देगा कलरलेस। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेकेंड रिएक्शन के बाद जो HCl मिलाते हैं वो SCO3- से न रिएक्ट होके इस pH- की रिएक्शन उसके साथ जल्दी हो जाती है। क्यों? एस SCO3- is weaker base than pH-, it reacts, HCl reacts with pH- fastly। ठीक, ये हो गया तुम्हारा स्टेप फर्स्ट। अब देखो स्टेप 2 क्या होगा। अब जैसे ही स्टेप फर्स्ट हुआ तो pH- का गेम ओवर। तो आप समझ गए, चलो फेनोप्थलीन ने अपना काम कर दिया, सॉल्यूशन को इसने हमको कलरलेस बना दिया। अब क्या सोचोगे? अब तुम सोचोगे यार अभी भी तो अपना सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें SCO3 पड़ा ही हुआ है, SCO3-, इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं चला, इसकी तो रिएक्शन ही नहीं हुई। तो आप सोचेंगे अच्छा ठीक है, HCO3- है, तो इसको ट्रीट कराने के लिए अब हमें क्या करना होगा? अब हमें फिर से एसिड डालना होगा। लेकिन अब फेनोप्थलीन का जो pH- है उसको अगर डाल भी देंगे तो कोई फायदा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो pH- है, अगर HCl डालेंगे तो फिर से वो pH- से रिएक्ट कर जाएगा।
तो अब कोई ऐसा इंडिकेटर मिलाओ जो SCO3 माइनस से कम बेसिक हो, ताकि जब ये HCl जाए तो SCO3 माइनस से रिएक्ट करे, ना कि उस इंडिकेटर से। तो अब हमें यह सोचना होगा कि नाउ वी शुड हैव या वी शुड पुट a basic indicator, कैसा बेसिक? more basic, sorry, less basic than pH minus, नहीं सॉरी pH minus नहीं, SCO3 minus, less basic than SCO3 minus. So now we should put a basic indicator in SCO3 minus solution. अभी भी वो अननोन कैटेगरी में ही है, लेकिन अब अपना इंडिकेटर जो है वो उससे कम बेसिक होना चाहिए। तो उस परिपाटी पर खरा उतरता है मैथिल ऑरेंज। इसका बेसिक नेचर क्या है? SCO3 माइनस से कम होता है। तब अगर ये मिला दिए तो इसका जो सॉल्यूशन था ये येलो कलर का हो गया। देखो कई बार क्या होता है, नाम भी भूल जाते हैं, तो आप ऐसे नाम याद रखिए। HPH और MeOH का जो नैसर्गिक, जो उनका नेचुरल फॉर्म है, उसमें अगर रहते हैं तो हल्के रंग के होते हैं, ऐसे याद रखिए। HPH और MeOH है ना, HPH और MeOH अपने नेचुरल फॉर्म में हल्के कलर के होते हैं, लाइट कलर, और उनको नेचुरल से दूसरे मीडियम में ले जाते हैं तो कलर डार्क हो जाता है। तो लाइट कलर में क्या याद रखना है? ये याद रखना है, तो कलर ही नहीं होता है, कलरलेस, और ये येलो है ना, ये अपने नेचुरल फॉर्म में है जब, तो हल्के होते हैं। और जब मीडियम चेंज होता है तो थोड़े गहरे रंग के हो जाते हैं। तो कलरलेस से क्या हो जाता है? पिंक, और येलो से क्या हो जाता है? रेड। तो रेड कब हो जाता है? जब मीडियम मीडियम, और ये पिंक भी कब हो जाता है? जब चेंज मीडियम, और अपने नेचुरल फॉर्म में हल्के रंग के होते हैं, है ना। तो अगर कोई इतना याद रख ले तो कलर कभी भूले ही ना कि अपने नेचुरल फॉर्म में हल्के रंग के होते हैं। मीडियम चेंज होने से कलर गाढ़ा हो जाता है, ठीक। तो अभी येलो है, अब क्या किए? अब आपने फिर HCl लिया, HCl मंगवाया, और वो HCl NaHCO3 के साथ ट्रीट किया। तो जब ट्रीट किया तो क्या हुआ? अब इसके साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये न्यूट्रलाइज होके क्या कर देगा? NaCl दे देगा, H2O दे देगा, CO2 दे देगा। तो पहले स्टेप में जो HCl के ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं वो NaOH और Na2CO3 को सेटिस्फाई करेंगे, और दूसरे केस में वो जो HCl के ग्राम इक्विवेलेंट हैं वो SCO3 माइनस या NaSCO3 से निपटेंगे। अब देखो इसमें एक और कॉम्प्लेक्सिटी, देखो कैसे। पहले तो अब जैसे ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, एज न्यूट्रलाइजेशन डन, क्या होगा भाई? जो कलर है वो हो जाएगा रेड, और इसी को क्या माना जाएगा? एंड पॉइंट। तो टाइट्रेशन 2 बार करना पड़ा, इसलिए इसको बोलते हैं डबल टाइट्रेशन। टाइट्रेशन 2 बार करना पड़ा, इसी को बोलते हैं हम लोग डबल टाइट्रेशन। अब इस डबल टाइट्रेशन में जो मेन समझने की बात है वो ग्राम इक्विवेलेंट का खेल है। तो कैसे? देखो पहला स्टेप, देखो फर्स्ट स्टेप। वैसे अगर मैं पहले लिख देता ग्राम इक्विवेलेंट तो ज्यादा अच्छा रहता, बट अब ध्यान नहीं रही तो फिर से लिख देते हैं। तो पहले स्टेप में जो रिएक्शंस हुई वो रिएक्शंस को एक बार हम लोग फिर से लिख लेते हैं। तो HCl NaOH, so this reaction was
a complete neutralization. So this reaction was a complete neutralization. मतलब HCl के जितने ग्राम इक्विवेलेंट थे उतने ही NaOH के रहे होंगे, तभी तो दोनों ने 100% न्यूट्रलाइज किया। लेकिन जो दूसरी रिएक्शन थी पहले स्टेप की, उसमें क्या था कि HCl फिर Na2CO3 तो बना था Na प्लस SCO3 माइनस और NaCl। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस Na2CO3 के एक Na प्लस को ना हटा, दो को ना हटा के एक ही को हटाया गया, एक को हटाया उसकी जगह H आ गया। दोनों हटते तो मानते कि भाई कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ। तो देखो इसका मतलब समझो क्या है। तो अगर सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं है ना, ये इनकम्प्लीट रिएक्शन रह गई। अच्छा, अब ग्राम इक्विवेलेंट से देखें क्या होगा। तो हम लिखेंगे पहले स्टेप के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH प्लस number of gram equivalents of Na2CO3। अब देखिए, अगर आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH लिखेंगे तो ये तो ठीक है, पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन यहां पर Na2CO3 पूरी तरह से तो न्यूट्रलाइज हो नहीं पाया, उसमें दो Na अगर हटते तो मानते कि पूरा न्यूट्रलाइजेशन हुआ। तो अब ये जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट Na2CO3 है, इसको दो तरह से लिखा जाता है। कैसे? आइदर आप अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 लिखना चाहते हैं तो फिर आप इसका n फैक्टर लिखिएगा 1, क्योंकि 2Na प्लस CO3 2 माइनस, लेकिन एक ही चार्ज को हटाया, यानी एक Na को हटा के एक H आया, तो n फैक्टर 1 लिखेंगे। या कुछ लोग यहां पर, चूंकि वो तो ये मान के चलते हैं कि भाई ये Na2CO3 है तो जितना चार्ज होगा उतना ही n फैक्टर होगा, तो अगर वो इस बात पर रिजिड है कि हम n फैक्टर की वैल्यू 2 ही लेंगे Na2CO3 के लिए, तो फिर इस दूसरी लाइन को एक और तरीके से लिख देते हैं। वो कैसे लिखते हैं? वो लिखेंगे हाफ इंटू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3। तो जब वो ऐसे लिखेंगे तो वो इस बात पर रिजिड है कि हम n फैक्टर को 2 ही लिखेंगे, और आप हाफ यूज ना करें तो फिर आप Na2CO3 का n फैक्टर 1 लिखेंगे। जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं, बात बराबर ही है। तो NaOH में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो पूरा का पूरा निपट गया। ये पूरा का पूरा नहीं निपट पाया, तो इसकी जो दो चीजें थी वो एक ही चीज निपट पाई, एक रह गई। सो आइदर आप ऐसे लिखो तो n फैक्टर 1 लिखो, और ऐसे लिखो तो n फैक्टर 2 लिखो। सो दिस इज फॉर द स्टेप फर्स्ट। अब बात अगर स्टेप 2 की करें, की बात करें तो स्टेप 2 में देखो क्या हो। स्टेप 2 में क्या होगा? अब स्टेप 2 में तो बहुत इजी हो गया। स्टेप 2 में जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं HCl के, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स थे जो HCl के, वो क्या हो गए? वो हो गए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaSCO3 लिखें या SCO3 माइनस लिखें, एक ही बात होती है बच्चों। चलो NaSCO3 लिख देते हैं।
तो ये जो NaSCO3 था ये एग्जिस्टिंग था, लेकिन एक और भी NaSCO3 आया जो कि आया था स्टेप फर्स्ट की सेकेंड रिएक्शन से, है ना, फ्रॉम सेकेंड ऑफ स्टेप फर्स्ट। तो दो NaSCO3 को इस HCl ने कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया। अब यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या, देखो, ये जो दूसरा इक्वेशन या जो दूसरी इक्वेशन से NaSCO3 माइनस जनरेट हुआ, ये जो दूसरी इक्वेशन से NaSCO3 माइनस जनरेट हुआ, वही तो आपने यहां पे लिखा हुआ है। मैंने दोनों को सेम ग्रीन कलर से लिख दिया। तो किसी भी रिएक्शन में एक्चुअल जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स बनते या खर्च होते या बनते हैं, उन सब के ग्राम इक्विवेलेंट्स सेम रहते हैं। मतलब HCl का जो ग्राम इक्विवेलेंट रहेगा वही Na2CO3 का रहेगा, वही इसका भी रहेगा, वही इसका भी रहेगा, सबका सेम रहता है। रिएक्शन में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं सबके ग्राम इक्विवेलेंट सेम रहते हैं। तो फिर इसके जो ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे, जो नया बना NaSCO3 है, उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स इन ग्राम इक्विवेलेंट्स के बराबर होंगे। देखो, तीनों में मैंने ग्रीन कर दिया, तीनों सेम होंगे बच्चों, क्योंकि NaSCO3 के जो ग्राम इक्विवेलेंट्स खर्च हुए उतने ही इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स फॉर्म होंगे। कई जगह उसी को ऐसे लिख देते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaSCO3 फॉर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3। तो ये टेक्निकली गलत है, फिर भी कई जगह लिखा जाता है, क्योंकि हम तो यही रट के चलते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट सबके बराबर होंगे। अब n फैक्टर आप बदल दीजिए, तो कुछ लोग n फैक्टर को जबरदस्ती यहां 2 लिखेंगे, तो फिर यहां आधा कर देंगे, तो आप n फैक्टर को 1 ही लिखिए, तो कभी गड़बड़ी नहीं होगी, है ना। तो ये जो नया ग्राम इक्विवेलेंट है वो इसके बराबर होगा। अच्छा, एक तो ये काम हो गया। एक और भी मेथड हो सकता है, जैसे ये तो पहले मेथड के 2 स्टेप हुए। पहले स्टेप में हमने क्या किया, फिनोप्थलीन का यूज किया, तो SCO3 माइनस बचा, और फिर दूसरे स्टेप में हमने मेथिल ऑरेंज का यूज कर लिया, तो SCO3 माइनस पूरा कंज्यूम हो गया। एक और तरीका होता है जिसमें दूसरे स्टेप में हम फिर से नया अननोन सॉल्यूशन लेते हैं, जिसमें कि तीनों NaOH, Na2CO3 और SCO3 माइनस सब, और उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, मेथिल ऑरेंज के साथ ही ट्रीट करा देते हैं। जैसे अभी क्या था कि केवल जो बचा खुचा SCO3 माइनस है उसको मेथिल ऑरेंज की प्रेजेंस में HCl से ट्रीट कराए। दूसरे तरीके में ये होता है कि मेथिल ऑरेंज डालेंगे लेकिन नया सॉल्यूशन लेंगे, फिर HCl से ट्रीटमेंट कराएंगे, तो उससे भी रिजल्ट आ जाते हैं। अब वो रिजल्ट आते कैसे, तो क्वेश्चन करोगे तो समझ पाओगे। तो मेथड 2 भी लिख लेते हैं। सो व्हाट इज द मेथड 2? What is the method 2? So in method 2 जो पहला स्टेप है वो सेम एज प्रीवियस, सेम एज मेथड 1, लेकिन जो दूसरा स्टेप है वो थोड़ा अलग है। उसमें क्या होता है, थोड़ा अलग क्या होता है कि we take fresh unknown solution and treat it with HCl standard solution या H2SO4, जो भी आप एसिड लेना चाहें, in presence ऑफ मेथिल ऑरेंज। क्योंकि मेथिल ऑरेंज तो क्या करता है कि SCO3 माइनस के साथ भी रिएक्ट हो ही सकता है। तो यहां भी मल्टीपल इंडिकेटर ही है, बस दूसरा स्टेप थोड़ा बदल दिए।
तो क्या होगा, तब क्या होगा? तो जो स्टेप 2 है, उस स्टेप 2 में चूंकि अब तो फिर सारा ही कुछ प्रेजेंट है, तो फिर से जो रिएक्शन लिखोगे वो क्या क्या लिखोगे? ये HCl पहले NaOH के साथ ट्रीट होगा, तो क्या करेगा, NaCl देगा और H2O देगा। फिर ये HCl क्या होगा, Na2CO3 के साथ ट्रीट होगा, तो पहले NaSCO3 देगा, NaCl देगा, फिर ये HCl NaSCO3 के साथ ट्रीट होगा। अब इसमें दोनों होंगे, दोनों मतलब एक जो पहले से था और जो यहां से प्रकट हुआ दूसरी रिएक्शन से। तब क्या मिलेगा बच्चों, तब NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब चूंकि मेथिल ऑरेंज है तो वो तो इससे भी बेचारे से कम बेसिक होता है, तो NaSCO3 आराम से रिएक्ट कर जाएगा। तो अब दूसरे स्टेप में जो ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे अब यहां पर, तो लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl, दिस इज इक्वल टू number of gram equivalents of NaOH plus number of gram equivalents of Na2CO3, लेकिन यहां पर n फैक्टर क्या लोगे, 1, प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaSCO3, दो तरह के, एक तो एग्जिस्टिंग है और एक कौन सा है जो कि दूसरी रिएक्शन से बना है। और जो दूसरी रिएक्शन से बना है उसके ग्राम इक्विवेलेंट, जो ये दूसरी रिएक्शन से बनता है, जो दूसरी रिएक्शन से बनता है उसके ग्राम इक्विवेलेंट इस वैल्यू के ही बराबर होते हैं, बस यही ध्यान रखना है। उसके ग्राम इक्विवेलेंट इस वैल्यू के बराबर ही होते हैं, मतलब जितने इसके ग्राम इक्विवेलेंट खर्च होंगे उतने इसके बनेंगे। तो अगर इसी को हम फिर से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग NaSCO3, क्योंकि ये दोनों तो सेम हो गए इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फाइनली लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl, दिस इज इक्वल टू number of gram equivalent of NaOH plus 2 into number of gram equivalent of Na2CO3, लेकिन कब, जब तुम n फैक्टर 1 लोगे तब, प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaSCO3। ये कौन सा NaSCO3 था, प्री एग्जिस्टिंग। तो अब जो स्टेप 2 है वो कब तक चलेगा, जब तक कि आपका तीनों बेस इस HCl से न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता है। जैसे ही न्यूट्रलाइज होगा मेथिल ऑरेंज रेड हो जाएगा येलो से, ठीक। So, as all 3 bases are neutralized by HCl solution, color change। मेथिल ऑरेंज शुरू से येलो था, अब हो जाएगा रेड, और इसी को मानोगे अपने टाइट्रेशन का एंड पॉइंट, द एंड।
हो गया, टाइट्रेशन समझ गए। तो ये जो आपके डबल टाइट्रेशन है इसमें 2 बार करना ही पड़ता है। दूसरी बार में क्या करते हैं, तो जो बचा खुचा है उसी को टाइट्रेट कराइए या पूरा करा दीजिए। तो अब जो हम लोग सीखे हैं इसको क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाए तो किसी काम के नहीं रहे, तो धोखा हुआ। जो भी बात सीखे उसको क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाए तो धोखा हुआ। तो हम क्यों धोखा करें भाई, क्वेश्चन कर लेते हैं 1-2। एक क्वेश्चन से ही बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी तुमको। मतलब तो टाइट्रेशन के क्वेश्चन में समस्या यह है कि इनका साइज इतना बड़ा होगा कि देख के ही जो है हालत खराब हो जाती है। पहले तो बहुत बड़े बड़े सवाल आते थे, जैसे एक मैं तुम्हें क्लासिकल एक डबल टाइट्रेशन का क्वेश्चन लिखता हूं, उसी में एक पेज भर जाएगा, देखो। फिर उसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। A solution contains two substances Na2CO3 and NaHCO3। ठीक, NaOH नहीं है ना। सारा खेल तो इसका प्रॉब्लम है ना, जो बीच में ये रुक जाता है, अधूरे में छूट जाता है, तो यही मेन इसी को समझ लेते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, 10 ml of this solution, 10 ml of this solution requires 2.5 ml of 0.1 molar H2SO4 solution, H2SO4 solution for neutralization using pH माइनस इंडिकेटर। अच्छा, कई जगह क्या होगा, अगर जैसे मैंने pH माइनस लिखा तो ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकली सही लग रहा है ना। कई जगह इसको जैसे HPH लिख देंगे, तो तुम अगर ये सोचे कि HPH तो होगा ही नहीं, बेसिक है, तो HPH लिखें या pH माइनस लिखें वो अंडरस्टूड है। HPH लिखा है तो चूंकि बेसिक में डालना है तो समझ लेना है कि pH माइनस ही है ना, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, लेकिन HPH के साथ यहां समस्या है ना, पूरा टाइट्रेशन नहीं हो पाएगा ना। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये HPH या pH माइनस से पहले ये जो H2SO4 का सॉल्यूशन है वो रिएक्ट हो जाएगा और ये NaCO3 बेचारा छूट जाएगा, इसलिए समस्या है। तो फिर क्या करें, फर्दर MEOH indicator is added and 2.5 ml of 0.2 molar H2SO4 solution is additionally required for remaining titration. Full stop. Find
mass of Na2CO3 and NaHCO3 per liter of given अननोन सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन की साइज देख के डरने की जरूरत नहीं है, चूंकि पैरामीटर्स ही इतने हैं कि तो लिखना ही पड़ेगा कि क्या दिया है, क्या बताना है ना, तो उतना साइज तो हो ही जाएगा। लेकिन है बहुत इजी बच्चों, देखो कैसे इजी है, कैसे इजी है जरा समझो ध्यान से। देखो बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में हमने तो चूंकि दो मेथड आपको बताए करने के, लेकिन यहां पर क्या है, कौन सा मेथड से ये टाइट्रेशन ये भी समझना जरूरी। देखो एक बार फिर समझ लेते हैं क्वेश्चन। एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या क्या है भाई, एक सॉल्यूशन जो गिवन सॉल्यूशन है, उस गिवन सॉल्यूशन में हमारे पास Na2CO3 है और NaCO3 है। इस सॉल्यूशन के 10 ml को टाइट्रेट करने के लिए 2.5 ml लिया गया 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन का pH माइनस के प्रेजेंस में। तो जैसे ही pH माइनस लिया, तुरंत तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए pH माइनस है और NaCO3 है। अच्छा, तो ये NaCO3 का भला होना नहीं है एक बार में, ठीक। फिर उसके बाद फर्दर MUH इंडिकेटर इज एडेड एंड इन दैट केस 2.5 ml of 0.2 molar H2SO4 solution additionally required for remaining titration। तो सबसे पहले तो ये सीखना है कि सर ने हमें डबल टाइट्रेशन के दो मेथड्स बताए, तो पहले तो यही समझ लिया जाए कि कौन सा मेथड है, यही समझ लिया जाए कि कौन सा मेथड है। तो ये जो टाइट्रेशन है वो पहले मेथड वाला टाइट्रेशन है, मतलब जो बचा खुचा SCO3 माइनस होगा उसे हम नए सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ मेथिल ऑरेंज। हाँ, दूसरे स्टेप में ऐसा करते, अगर फिर से इस सॉल्यूशन के कंप्लीट सॉल्यूशन को फिर से ट्रीट करते, तब फिर क्या होता, तब फिर मेथड 2 हो जाता। लेकिन पूरे सॉल्यूशन को ट्रीट नहीं किया गया, जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसको ट्रीट किया गया, तो ये मेथड 1 है। अब चलो कर लेते हैं फटाफट। तो भाई हमें ये बताना है, पहले तो ये पता चल जाए कि 10 ml में कितने कितने मोल्स होंगे, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो फिर 10 ml के पता चल जाएंगे, तो 1 लीटर के भी पता कर सकते हैं। देखो कैसे। So let's start. So this is the method first of double titration. This is method first of double titration. So जो आपका 10 ml सॉल्यूशन है, उस 10 ml सॉल्यूशन में जो Na2CO3 है, मान लिए कि उस Na2CO3 के X मिलीमोल्स हैं, और जो NaHCO3 है मान लिए कि उसके Y मिलीमोल्स हैं। लीटर होता तो मोल मान लेते हैं ना, क्योंकि ml है तो मिलीमोल्स मान ले रहे हैं। सो लेट्स अज्यूम दिस, ये अजम्पशन हो गया। अब ठीक, चूंकि हमारा टाइट्रेशन ये 2 स्टेप्स में हो रहा है, तो हम भी दोनों स्टेप को अलग अलग देखें। पहले स्टेप में क्या देखना है, तो पहले स्टेप में देखेंगे, चूंकि यहां मिली मोल्स हैं, ml है, तो मिली इक्विवेलेंट्स लिखते हैं। तो पहले स्टेप में होगा मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4, this is equal to milli equivalents of Na2CO3। इस H2SO4 का n फैक्टर 2 लिखेंगे, लेकिन यहां पर n फैक्टर 1 ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पूरा तो होता नहीं है, एक ही Na इसका रिप्लेस होगा। अच्छा, तो क्या रिजल्ट आएगा भाई, हमारे पास जो शुरुआत में H2SO4 सॉल्यूशन दिया है क्वेश्चन में,
उसके बारे में लिखा है 2.5 ml और 0.1 मोलर। तो 2.5 ml और 0.1 मोलर इतना H2SO4 था, तो ये हो गए इसके मिलीमोल्स। फिर H2SO4 का n फैक्टर वो हो गया 2, तो ये हो गए H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट। सामने की बात करते हैं। उस 10 ml में हमने अज्यूम किया कि Na2CO3 के जो मिलीमोल्स हैं दे आर x, और उसका n फैक्टर 1 लिखे। तो यहां से तो देखो कितना अच्छा हो गया, x की डायरेक्ट वैल्यू ही मिल गई। कितना फर्स्ट क्लास हो गया, x की वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आई भाई? तो यहां से जो x की वैल्यू आई दैट इज 0.5 मिलीमोल्स। एक काम निपट गया। हमें Na2CO3 का मोल चाहिए था और NaSCO3 का भी चाहिए, तो वो काम निपट गया। अच्छा ठीक। तो ये जो चूंकि पहले स्टेप में आपको याद होगा, जब दूसरे स्टेप में NaSCO3 के जो प्रोड्यूस्ड मिलीमोल्स लिखते हैं तो इसी के बराबर आते हैं, है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो ये जो पहले स्टेप में 0.5 मिलीमोल्स आए, तो एक बात ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स प्रोड्यूस्ड इन किसके, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaSCO3 प्रोड्यूस्ड इन स्टेप 1। तो वो भी कितने होंगे? वो होंगे जितने की आपने Na2CO3 के मिली इक्विवेलेंट लिए, या जितने की आपने मिली इक्विवेलेंट H2SO4 के लिए। सब तो मिली इक्विवेलेंट बराबर ही रहते हैं रिएक्शन में। तो ये हो जाएंगे भाई अगेन 0.5 इंटू 1 या 0.5 मिली इक्विवेलेंट्स। ठीक, पहला स्टेप मामला समाप्त। x आ गया, y और चाहिए। दूसरे स्टेप में क्या लिखोगे? देखो दूसरे स्टेप में क्या लिखोगे। अब नया H2SO4 लिया गया, तो उसके मिली इक्विवेलेंट नए H2SO4 के, ये नया वाला है, ये किसके बराबर? ये होंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 जो एग्जिस्टिंग था सॉल्यूशन में, प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 जो कि पहले स्टेप में जनरेट हुआ। तो अब देखें क्या आएगा। तो हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें जो नया वाला H2SO4 है उसके 2.5 ml लिए गए एंड इट्स मोलैरिटी इज 0.2 एंड इट्स n फैक्टर इज 2। So this is millimoles and this is the n factor। तो इसकी वैल्यू हो गई मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 जो कि एग्जिस्टिंग है। तो अगर एग्जिस्टिंग Na2CO3 देखें तो उसके कितने मिलीमोल्स लिए थे हम लोगों ने? y। थोड़ा गलत हो गया, ये Na2CO3 थोड़ी है बच्चों, NaHCO3 है। Na2CO3 तो पहले स्टेप में निपट गया है ना, थोड़ी गलती कर दी मैंने, यहां पर NaHCO3 है। तो पहले स्टेप जो क्वेश्चन लिखे थे उसके बाद शुरुआत किए, तो पीछे के पेज में लिखे थे ना कि शुरुआत में मान लेते हैं भाई इसके जो है x मिलीमोल है और NaSCO3 के y मिलीमोल हैं। तो जो एग्जिस्टिंग वाले मिलीमोल्स थे पहले से ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे, दे वर y। अब नंबर ऑफ मिलीमोल्स इंटू n फैक्टर इज 1 प्लस, तो ये क्या हुआ, ये एग्जिस्टिंग SCO3 माइनस है और पहले से भी जनरेट हुआ, वो कितना हुआ, वो जनरेट हुआ 0.5 है ना। ये स्टेप 1 से जनरेट हुआ, वो वाला SCO3 माइनस है या NaSCO3 है।
तो नाउ यूजिंग दिस यू कैन वेरी इजली गेट द वैल्यू ऑफ y। तो y कितना हो गया, ये हो गया 1 में से घट गया 0.5। तो ये भी फॉर्चुनेटली सेम ही आ गया। 0.5 मिलीमोल्स x के भी हैं और 0.5 मिलीमोल्स y भी है। मतलब जितना Na2CO3 है उतना ही NaSCO3 है। मेन बात क्या ध्यान दोगे, पहले स्टेप में जितने मिलीमोल्स Na2CO3 के कंज्यूम जितने मिली इक्विवेलेंट्स Na2CO3 के कंज्यूम हुए, जितने मिली इक्विवेलेंट उतने ही मिली इक्विवेलेंट बनेंगे NaSCO3 के। इस बात का ध्यान रखना है, गलती से भी मिली मोल ना लग देना। ऐसा नहीं करोगे कि मिली मोल ऑफ दिस बराबर मिली मोल ऑफ दिस। इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं रिएक्शन में, मोल्स बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इक्विवेलेंट से क्वेश्चन करेंगे तो रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना पड़ता है। हम लोग पढ़े ना स्टोइकियोमेट्री मोल कॉन्सेप्ट में। तो अगर हम अब Na2CO3 की बात करें, उसका मास देखें तो उसके मिली मोल्स आए भाई 0.5, मोल्स हो गए इतने। इसमें कर दो इसके मोलर मास से मल्टीप्लिकेशन, तो वो कितना है भाई 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3। तो ये हो गया इसका मोलर मास। सो दिस इज 0.5 into 10 to the power minus 3 into 46, 12 and 48. So this becomes 60, 106. So 0.5 into 106 into 10 to the power minus 3 ग्राम। ये ग्राम किसमें है, 10 ml सॉल्यूशन में। तो अगर आपसे पूछा गया Na2CO3 का मास इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे सर 10 ml में है 0.5, तो उसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दूं तो ये 53 हो जाएगा। सर 10 ml में इतने ग्राम है, तो 1 ml में सर 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो सर 1000 ml में 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1000 ml का ही मतलब 1 लीटर होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों 5.3। हाँ, ये 10 to the power minus 3 से गए 5.3 ग्राम हो गया। उसके बाद फिर आ गया, अगर हम लिखें NaSCO3 का मास पूछा गया इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो वो कितना हो जाएगा भाई? अच्छा, पहले तो अब Na2CO3 का मास पहले तो इस 10 ml में लिखना होगा। तो ये एक हिस्सा निपटा। अब पहले इसको 10 ml में लिखो तब ना फिर 1 लीटर में आएगा, तभी थोड़ा काम बाकी है। सो Na2CO3 मास इन 10 ml नॉट लीटर। तो NaSCO3 के भी कितने मोल थे? फॉर्चुनेटली वो भी 0.5 मिली मोल्स ही थे। तो 10 to the power minus 3 से मल्टीप्लिकेशन हो गया तो मोल्स हो गए। अब NaSCO3 में क्या होगा? 23 सोडियम, 1 हाइड्रोजन, 12 कार्बन, 48 ऑक्सीजन। तो 84 हो गया ये। सो दिस इज 84 इंटू हाफ, 42 इंटू 10 to the power minus 3 ग्राम। तो अगर NaHCO3 का मास 1 लीटर सॉल्यूशन में पूछा जाए, तो आप कहेंगे सर 10 ml में हमने मास लिखा 42 इंटू 10 to the power minus 3 ग्राम।
तो 1 ml में सर 10 से डिवाइड कर देंगे, 1000 ml में 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 4.2 grams. So these two are the answers for mass per liter for Na2CO3 and NaSCO3 respectively. क्यों भाई, बात तुम्हारे समझ में आ गई? अब एक क्वेश्चन डबल टाइट्रेशन का करते हैं यूजिंग मेथड 2. ये तो मेथड 1 था, देखो कैसे. देखो मेथड 2 का भी क्वेश्चन एक कर लेते हैं तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा. समस्या है क्वेश्चन को लिखने की जो कि बहुत लंबे लंबे हैं. सो अ solution contains the mixture of Na2CO3 and NaOH, full stop, using HPH इंडिकेटर. अब देखो फिर वही बात है, pH माइनस भी लिखना ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है क्योंकि सॉल्यूशन बेसिक है. लेकिन अगर HPH भी लिख दिया तो आप बुरा ना माने, आप मान के चलें कि ठीक है, ये हमसे ये भी समझना चाहता है कि इसको बच्चे को पता है कि नहीं कि HPH लिखा हो तो वो बेसिक मीडियम में pH माइनस हो जाता है. एनीवेज, सो यूजिंग HPH इंडिकेटर 25 ml of mixture requires 19.5 ml of 1 normal HCl. अब मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी देती, कोई हर्जा नहीं. फॉर द एंड पॉइंट. अब बच्चों यहां पर फॉर द एंड पॉइंट लिखना उचित नहीं होगा. क्यों नहीं? ठीक है, एंड पॉइंट का मतलब होता है कि इंडिकेटर अपना रंग बदल देगा. भले ही आपका सारा का सारा कन्वर्जन ना हुआ हो, लेकिन टाइट्रेशन इंडिकेटर के रंग बदलने पे ही नाम एंड कर देते हैं. ठीक है, तो सही लिखा है, फुल स्टॉप. उसके बाद 25 ml, तो ये एक स्टेप हो गया ना बच्चों. अब इतना पढ़ के समझ में आ गया होगा, चूंकि हमने HPH या pH माइनस को यूज किया तो NaOH तो निपट जाएगा. Na2CO3 भी NaHCO3 में जैसे ही पहुंचेगा वैसे ही ये रंग बदल देगा. तो ये जो फर्स्ट स्टेप में एंड पॉइंट आएगा, दैट इज नॉट द कंप्लीट टाइट्रेशन. फर्स्ट स्टेप में एंड पॉइंट आ गया, उसके बाद भी अपने सॉल्यूशन में इस Na2CO3 से जो NaSCO3 जनरेट रहा वो बचा ही हुआ है, पड़ा ही हुआ है, पूरा नहीं हुआ. ठीक है, फिर क्या किए? 25 ml of the same solution with MEOH indicator requires 25 ml of same HCl solution. सेम HCl यानी कि जो पहले लिए थे HCl. अब फिर समझिए इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि पहले, अब जो फिर से हमने क्या किया, अब सेम सॉल्यूशन यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन को MEOH के साथ HCl के साथ ट्रीट किए. तो अब ये स्टेप, ये जो है वो मेथड 2 हो गया. इसमें क्या कर रहे हैं कि जब MEOH को लिया जा रहा है तो फिर से नया सॉल्यूशन लिया जा रहा है, सेम सॉल्यूशन. जो बच गया था NaSCO3 वो नहीं. अगर लिखते कि इतना ml ऑफ रिमेनिंग सॉल्यूशन, तब होता वो HCO3 माइनस वाला सॉल्यूशन.
लेकिन ये सेम सॉल्यूशन यानी कि जो इनिशियल कंप्लीट सॉल्यूशन है मिक्सचर है वो वाला सॉल्यूशन है। विद MUH इंडिकेटर रिक्वायर्स 25 ml ऑफ सेम HCl सॉल्यूशन, फुल स्टॉप। अब ये क्या करेगा, दोनों को उड़ा देगा। क्यों? क्योंकि MUH SCO3 माइनस से उससे क्या है, कम बेसिक है, ठीक, जबकि pH माइनस से ज्यादा बेसिक होता है। अगेन द सेम क्वेश्चन, फाइंड ग्राम पर लीटर ऑफ NaOH एंड Na2CO3। चलो फटाफट देखते हैं। सब कुछ आपको पता ही है, अब आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन होगा। कैसे? तो सबसे पहले कार्यक्रम जैसे वहां स्टार्ट किए थे वैसे यहां पर कर लेते हैं कि अपना जो सॉल्यूशन है उसमें अज्यूम कर लेते हैं इसके मिलीमोल्स। तो Na2CO3 के लिख लिए भाई x मिलीमोल्स, और चलो NaOH के लिखते हैं क्योंकि NaOH पहले दिया है तो उसी ऑर्डर में हम भी चलें। सो NaOH के x मिलीमोल्स हो गए, और Na2CO3 इसके y मिलीमोल्स हो गए, ठीक। अच्छा, फिर क्या हुआ, यहां भी डबल टाइट्रेशन हमेशा 2 स्टेप में होगा, इसलिए इसका नाम ही डबल है। एक बार एक इंडिकेटर के साथ, एक बार दूसरे इंडिकेटर के साथ। तो जो पहला स्टेप हुआ उसमें क्या हुआ, HPH इंडिकेटर का यूज किए, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट of HCl solution, this is equal to number of milli equivalent of NaOH plus number of milli equivalent of Na2CO3, लेकिन n फैक्टर 1 लिखना होगा इस Na2CO3 का। तो क्या रिजल्ट आएगा यहां से भाई, HCl के मिली इक्विवेलेंट्स तो पता चल जाएंगे कितने हैं। तो HCl जो है उसका वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का 19.5 ml और नॉर्मेलिटी दी है, तो चूंकि n फैक्टर 1 हो गया तो मोलैरिटी जो होगी वो नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय n फैक्टर, तो n फैक्टर चूंकि 1 है तो सेम ही मिल जाएगा, है ना। तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, एक सेकंड बच्चों होल्ड करेंगे। हाँ चलो, तो HCl के मिलीमोल्स पता है, नॉर्मेलिटी भी पता है। तो नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी कैसे, एक्चुअली फॉर्मूला कहीं जगह है तो यहां लिख दूं, यहां लिख देते हैं। देखो, मोलैरिटी में अगर आप n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो नॉर्मेलिटी आती है। तो नॉर्मेलिटी दी हुई है 1, n फैक्टर HCl का 1 ही है ना। HCl का n फैक्टर क्या होता है बच्चों, 1, क्योंकि एक ही H प्लस निकलेगा तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी बराबर ही आ जाएगी। तो चलो 1 into 1 फिर भी केवल 1 ही लिख देते हैं, या 1/1 लिख देते हैं, तो आपको समझ आएगा कि मोलैरिटी नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय n फैक्टर है। तो इतना हिस्सा हो गया आपका मिलीमोल। अब मिलीमोल में आप HCl के n फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो वो हो गया मिली इक्विवेलेंट्स। नाउ सामने देखिए, अब मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH तो वो कैसे आए,
तो हमें दे रखा है कि क्या क्या दे रखा है। NaOH के हमने लिख लिए थे कि x मिलीमोल्स है, तो x मिलीमोल्स इसका n फैक्टर 1 NaOH का, तो ये NaOH के मिली इक्विवेलेंट्स हो गए। Na2CO3 के मिलीमोल्स हमने लिख रखे थे y, इसका n फैक्टर भी अपने को 1 ही लेना है। तो इस पहले स्टेप से जो एक्स वाई का रिलेशन आया, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 19.5. This is the relation between x and y using the first step. अब इस स्टेप में क्या हुआ कि जो NaCO3 आया वो तो रह गया क्योंकि HPS था, तो फिर हम लोग सेकेंड स्टेप को यूज किए। तो देखो सेकेंड स्टेप को भी देख लेते हैं। ठीक, अब आता है स्टेप 2। तो इस स्टेप 2 में हमें लिखना होगा कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट किसका, HCl का, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 n फैक्टर 1 लिखिए, प्लस नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 n फैक्टर 1 लिखिए। तो ये दोनों तो सेम ही होंगे। तो जैसे मैंने बताया कि चूंकि जो NaCO3 बना वो तो उतना ही बनेगा जितना ये खर्च होगा, तो आप इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करके भी लिख सकते हैं, है ना। केवल इतनी ही लिखिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही बात है। तब देखिए यहां से क्या रिजल्ट आएगा। अब जो नया सॉल्यूशन है, अच्छा ये स्टेप 2 किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ MuH। तो MuH की प्रेजेंस में हो गया तो ये NaSCO3 अब बचेगा नहीं, इसका भी काम होना तय है। अब जो नया HCl है सेम पीछे ही वाला HCl है, बस वॉल्यूम बदल दिए। तो 25 ml ले लिए, मोलैरिटी एक ही रही, तो ये हो गए HCl के मिलीमोल्स, और उसमें HCl के n फैक्टर यानी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। H2SO4 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते। ओके, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, x मिलीमोल्स थे, एक था उसका n फैक्टर NaOH हो गया। y मिलीमोल्स थे और 2 रिएक्शन होंगी, एक में n फैक्टर 1 होगा और दूसरे में भी सेम ही मिलीमोल्स, सेम ही मिली इक्विवेलेंट रहेंगे। तो आप सीधा 2 इंटू वाई इंटू 1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। सो नाउ द सेकेंड रिजल्ट बिटवीन x एंड y इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 25। इसी के नीचे पहले वाला भी लिख लेते हैं। तो पहले वाला जो रिजल्ट था वो रिजल्ट था 19.5 इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो अब आगे मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं, आप अपने आप कर सकते हैं इतना तो काम। सो आपको क्या करना है कि इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो x पता चलेगा और y पता चलेगा। तो ये दोनों जो वैल्यूज आएंगी, दीज आर मिलीमोल्स कितने सॉल्यूशन में, कितने ml दिया हुआ था शुरुआती सॉल्यूशन। तो जो अपना अननोन सॉल्यूशन था, देखो शुरुआत में दिया हुआ था कि 25 ml ऑफ मिक्सचर, उसमें हमने माना था इसको ना, और जब दूसरा किया तो भी 25 ml ही रखे। देखो यहां पर एक और गड़बड़ी हो सकती है, कैसे, ये स्टेप 2 है, मैंने इसको स्टेप 1 ले लिया, ध्यान से समझें। पहले स्टेप में हमारा जो अननोन सॉल्यूशन है बच्चों, वो अननोन सॉल्यूशन 25 ml है, तब हमने मिलीमोल्स लिखे x और y। दूसरे स्टेप में जो अननोन सॉल्यूशन है अभी भी 25 ml ही है ऑफ अननोन। कहीं अगर ये 25 की जगह 50 कर देते सेकेंड स्टेप में,
तो फिर आप यहाँ x और y नहीं लिखते, तो सॉल्यूशन डबल हो गया, तो अमाउंट भी या मोल्स भी डबल हो जाएंगे, तब फिर आपको 2x और 2y लेना पड़ता। देखो ये बारीक चीज है, लेकिन इससे गलती हो सकती है। हमने जो x और y लिखा है वो किसके लिए लिखा है? जब इनिशियल अननोन सॉल्यूशन इज 25 ml। अब स्टेप 2 में लिखा है कि 25 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन, तो उस 25 की जगह 50 या 100 या कुछ और कर देते, से 10 ml कर देते। तो अगर 25 ml में x मिलीमोल है तो 10 ml में चेंज हो जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? x डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10, तब एक नया रिलेशन आएगा। एनीवेज अभी आसानी है, तो मिलीमोल्स, इतने मिलीमोल्स हो गए इन 25 ml सॉल्यूशन। तो इससे अब आप क्या करेंगे? आप मास भी निकाल लेंगे और फिर मास पर लीटर भी लिख लेंगे, जैसे कि ठीक पिछला क्वेश्चन हो गया। अब तो मेन तो एक्स वाई की बात थी। तो देखिए दोनों डबल टाइट्रेशन के मेथड समझ में आ गए। एक बार जब MUH में शुरू से किया टाइट्रेशन, एक बार बचे खुचे के साथ किया। सो विद दिस एसिड बेस टाइट्रेशन हमने कर लिया समाप्त। तो एक एसिड बेस टाइट्रेशन में हमने एकदम सिंपल टाइट्रेशन किया, पहला क्वेश्चन। फिर एक हमने बैक टाइट्रेशन किया और फिर एक हम लोगों ने डबल टाइट्रेशन किया। डबल टाइट्रेशन भी मेथड 1 मेथड 2 से किया। डन।